कहानी के शुरुआत में रॉयस नाम का आदमी आसमान से नीचे जमीन की तरफ गिरता हुआ दिखाया गया, जो पूरी तरह बेहोशी के हालत में है। नीचे गिरते हुए अचानक रॉयस को होश आ जाता है। हड़बड़ी में उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। वो अपने पैराशूट को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन हवा का दबाव इतना तेज था कि उसका पैराशूट काम करना बंद कर दिया था। वो लगातार जमीन के करीब चलता जा रहा था, लेकिन तभी जैसे ही जमीन के लगभग 100 मीटर की दूरी पर पहुंचा, उसका पैराशूट अचानक से खुल गया। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी और वो सीधा पेड़ों के टहनियों में टकराते हुए जमीन पर आ गिरा। अचानक रॉयस को होश आया और वो कराहते हुए उठता है। घने जंगलों के बीच अपने आप को फंसा हुआ देखकर वो बिल्कुल अनजान है कि वो किस जंगल और कहां पर आखिर किस लिए आया है। वो अभी इतना कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसके पीछे एक और आदमी ठीक रॉयस की तरह गिर जाता है। उठते ही ये आदमी रॉयस पर गन पॉइंट कर दिया, क्योंकि उसे भी कुछ नहीं पता कि वो यहाँ इस जंगल में आखिर कैसे गिरा। दरअसल इस आदमी का नाम कुचिलो था। यह देखकर रॉयस कुचिलो से कहता है, गोली मत चलाना। वो अभी रॉयस को गन से शूट करके मार देता। रॉयस पीछे से अपने पिस्टल को पकड़ लेता है, लेकिन तभी अचानक एक बार फिर से कोई बहुत ही जोर से उन दोनों के बीच आ गिरा। यह देखकर रॉयस कहने लगा, लगता है कि इसका भी पैराशूट नहीं खुला। जबकि यह सच भी था कि इस तीसरे वाले आदमी का पैराशूट सच में नहीं खुला, जिसकी वजह से उसका हड्डी पसली चूर चूर हो जाती है। अभी ये दोनों उसे देखने में लगे ही हुए थे। उसी बीच अचानक से कोई अंधाधुन मशीन गन से इन पर फायर करने लग गया। दोनों भागते हुए खुद को छुपाने लग गए कि तभी उसकी गन जैसे ही रिलोड पर आई, पीछे से जाकर रॉयस उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और कहने लगा, हम पर गोलियां चलाना बंद करो। यहाँ निकोलाई को यकीन हो जाता है कि रॉयस उसका दुश्मन नहीं है। दरअसल निकोलाई एक आर्मी सोल्जर है, जो उसे भी नहीं पता कि वो यहाँ कैसे आ गया। उसने बताया कि अचानक तेज रोशनी हुई और उसके बाद जैसे ही अचानक आंख खुली तो वो आसमान से गिर रहे थे। मतलब इन सभी के साथ ठीक उसी तरह से हो चुका है जिस तरह से रॉयस के साथ हुआ था। लेकिन तभी एक लड़की भी, जिसका नाम इजाबेल था, वो स्नाइपर से इन पर पॉइंट करके दूर खड़ी थी। यहाँ पर रॉयस कहता है, अपना हथियार नीचे कर लो। इजाबेल इन्हें बताती है कि मैंने ऐसा जंगल कभी नहीं देखा और उसने और भी बहुत पैराशूट देखे हुए हैं। यह सुनकर रॉयस उसके बताए हुए डायरेक्शन पर चल पड़ा। अब क्योंकि इजाबेल जानना चाहती थी कि आखिर किसने उन सभी को प्लेन से फेंका, इसीलिए वो भी उन्हीं के पीछे पीछे जाने लग गई कि तभी उन्हीं के पीछे से एक और आदमी को दिखाया गया, जो काफी शूट बूट में आ जाता है। दरअसल इस आदमी का नाम हैंजो था। वो पहले अपने दोनों जूतों को निकाला और एक बार पीछे की तरफ देखा और उन्हीं के पीछे चल पड़ा। आगे बढ़ते हुए दिखाया गया कि यह पूरा जंगल बहुत ही अजीब लग रहा था कि तभी अचानक दो आदमी आपस में लड़ते हुए दिखाए गए, जो बहुत ही बुरी तरह एक दूसरे से लड़ रहे थे। कैदी यूनिफॉर्म वाला आदमी जैसे ही ब्लैक आदमी को मारने के लिए लकड़ी उठाया, अचानक उसकी नजर उन सब पर पड़ जाती है। ये दोनों उनकी गन्स को देखकर शांत हो जाते हैं। पूछने पर कि तुम दोनों कौन हो, तो दोनों अपना अपना नाम बताते हैं। ब्लैक वाले आदमी का नाम मोम्बासा था और कैदी यूनिफॉर्म वाले आदमी का नाम स्टैन था। ये दोनों भी इन्हीं की तरह आसमान से गिरे और खजूर पर लटके थे। जबकि एक और भी आदमी सच में पेड़ से लटका हुआ मिला, क्योंकि उसकी पैराशूट पेड़ में बुरी तरह से फंस चुका था। यह देखकर रॉयस गन से शूट करके उसके पैराशूट वाले टहनी को तोड़ देता है, जिससे वो पानी में आ गिरा। इस आदमी का नाम डॉक्टर एडविन था। अब जबकि उसका भी वही हाल हुआ था, इसीलिए सभी अपनी मंजिल की तलाश में निकल पड़ते हैं, जबकि इन्हें कुछ नहीं पता कि यहाँ इनके साथ हो क्या रहा है। कि तभी मोम्बासा की नजर उस आदमी पर पड़ जाती है, जो काफी शूट बूट के साथ अपने जूते को निकाला था। वो बहुत ही खामोशी से ऊपर किसी चीज को देख रहा था। यह देखकर सभी उसके पास जाने लग गए। उनके सामने कोई स्पेसशिप का विंग जैसा बड़ी सी चीज इसी जंगल में आ गिरा था, जो कि यह बात उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यहीं पर पता चला कि जूता निकालने वाला आदमी हैंजो कोई अलग से नहीं, बल्कि उसके साथ भी इन्हीं सर्वाइवर्स के जैसा हुआ है। उसी विंग के पास नीचे काफी सारे स्कल और हड्डियों का ढेर भी पड़ा हुआ था। यह देखकर इजाबेल कहती है, यह किसने किया होगा। यह सुनकर सभी की गले सूखने लग गईं। सभी को लगता है कि हो सकता है कि इनके साथ कोई गेम खेलवाया जा रहा है और काफी सारे पैसों की डिमांड हो। अब यहाँ क्या हो रहा है, यह सब कैसे हुआ, इसकी परवाह किए बगैर सभी यहाँ इस जंगल से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। आगे बढ़ते हुए निकोलाई जैसे ही उस जंगल के एक अजीब से पौधे को छूने ही वाला था कि अचानक उसे एडविन ये कहते हुए रोक दिया कि इस चीज का नाम आर्काइफ्रक्चस लियोनिंगेंसिस है, जो अपने मुकाबले में बहुत ही जहरीला होता है। अगर उसका सलाइवा इंसानों की बॉडी को छुआ तो वो शख्स पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो सकता है। चलते हुए सभी काफी थक चुके थे, इसीलिए एक जगह सभी आराम करने का फैसला करते हैं कि तभी इजाबेल रॉयस को
एक अजीब सा चीज दिखाती है। वो दरअसल एक पत्ते पर छोटी सी टहनी को रखकर पानी में रखती है तो पत्ता एक ही जगह पर घूमने लग जाता है, यानी यहाँ पानी का बहाव बिल्कुल भी नहीं है। कि तभी रॉयस को याद आया कि जब से वो आसमान से नीचे इस जंगल में गिरा है, सूरज अपने ही जगह पर ही अटका है, यानी सन एक ही जगह पर स्टक हो चुका है। यह देखकर रॉयस कहता है, इसका मतलब है हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। यहीं पर रॉयस इजाबेल को बताता है, हैंजो एक जापानी माफिया खानदान से पला बढ़ा है। निकोलाई आतंकवादी दल का रूसी सिपाही है। मुंबासा डेथ स्क्वाड का जाबाज सिपाही है स्टैन, जो कि FBI का सबसे बड़ा अपराधी है। वहीं कुचिलो मैक्सिको का ड्रग्स की दुनिया का बेताज बादशाह, और एडविन जो बहुत ही बुद्धिमान डॉक्टर है। इतना सब बताने के बाद रॉयस कहता है, हम सारे लड़ाकू हैं। यहाँ पर इजाबेल को कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ चल क्या रहा है। आगे बढ़ते हुए इनके सामने एक बड़ा सा पिंजरा दिखाई दे दिया। सभी डरते हुए जैसे ही उसके ऊपर से पैरासूट को हटाया तो वो पिंजरा पूरी तरह से खाली था। अब क्योंकि इन्हीं की तरह यह पिंजरा भी ऊपर आसमान से गिरा था, इसीलिए उसे देखकर मुंबासा कहता है उसमें इंसान नहीं थे, जबकि यह सच भी था क्योंकि कुछ कीड़े उस पिंजरे के अंदर से निकलते हुए दिखाई दिए। लेकिन तभी स्टैन ऊपर की तरफ जैसे ही देखा, पता चला कि वहां पर एक ही पिंजरा नहीं बल्कि उसी के जैसे काफी सारे आसमानों से गिराए गए थे। अब यहाँ से इनका खतरा 50% से 75% तक बढ़ गई थी। इन्हें तो इतना भी नहीं पता कि वे सभी कहां और किस दिशा में जा रहे हैं कि तभी मुंबासा का पैर एक पेड़ की टेंटिकल से टकरा गई और वो नीचे गिर पड़ा। उसी टाइम एक बड़ा सा लकड़ी उड़कर सभी की तरफ आने लगा, लेकिन कुचिलो सभी को बचा लेता है। ऐसा होते ही लकड़ी की बड़ी बड़ी नुकीली एरो इन पर बरसने लग जाते हैं। बचते बचाते हुए इजाबेल भागने लग गई कि तभी अचानक से उसका पैर एक ट्रैप में चला जाता है, जहां एक बहुत ही बड़ा गड्ढा मौजूद था जिसके अंदर बड़ी बड़ी नुकीली एरो लगाए गए थे। इजाबेल खुद को बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। उसकी चिल्लाने की आवाज रॉयस ने सुन लिया और फौरन से आगे बढ़कर उसे बचाने लगा। वही दूसरी तरफ हैंजो भागते हुए एक बहुत ही बड़े ट्रैप में फंसने वाला था, मगर शायद उसकी किस्मत अच्छी थी। इधर जैसे ही रॉयस ने इजाबेल को बचाया, उसी टाइम इजाबेल एक मरे हुए आदमी को देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि उस आदमी का बहुत ही बुरा हाल हो चुका था। डॉक्टर एडविन बताता है कि बॉडी को देखकर लगता है कि इस शख्स को मरे हुए लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं। दरअसल ये US सेना का सोल्जर था। असल में इस मरने वाले सोल्जर को अफगानिस्तान भेजा गया था, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है इसका सुराग इनके पास बिल्कुल भी नहीं है। अब यह ट्रैप किसने और किसके लिए लगाया गया था यह भी इन्हें नहीं पता था। मतलब यहाँ हम यह समझ सकते हैं कि वे सारे लोग यहाँ पूरी तरह से अनजान हैं। यहाँ से जब सभी आगे बढ़ने लग गए, लेकिन तभी इजाबेल देखती है कि मुंबासा एक पेड़ पर बहुत ही अजीब तरह से देख रहा है। उसी टाइम दिखाया गया कि पेड़ पर कोई चीज है जो बिल्कुल अदृश्य है और वो मुंबासा को देख रही है। मुंबासा की हालात भी काफी खराब होती नजर आ रही थी, क्योंकि उसने ना दिखने वाली चीज को देख लिया था। इजाबेल के पूछने पर तुमने क्या देखा, तो उसकी बातों को ऐसे इग्नोर कर देता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। उसी टाइम कुछ दूर आगे बढ़कर इन्होंने ऐसी चीज देखा जो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। दरअसल ये सभी हमारे अपने अर्थ पर हैं ही नहीं, बल्कि वे सभी किसी और ही प्लैनेट पर सरवाइव कर रहे हैं। कि तभी कोई चीज बहुत ही तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लग गई। उसकी दौड़ने की आवाज सुनकर सभी कांपने लग जाते हैं कि तभी अचानक से अजीब तरह का कुत्ता इन पर अटैक कर देता है। उसे देखकर सभी अपने अपने गन की गोली उस पर बरसाने लग जाते हैं। उस कुत्ते को मरते ही एक और कुत्ता टपक पड़ा। दरअसल यहाँ इस जंगल में एक ही नहीं बल्कि काफी सारे एलियन कुत्ते मौजूद थे। एक कुत्ता कैदी पर हमला करके उसके ऊपर चढ़ जाता है। वो खुद को बचाने के लिए चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर मोम्बासा उसके पास आकर उस कुत्ते को वहीं पर ढेर कर देता है। वहीं एक कुत्ता डॉक्टर के पीछे पड़ जाता है, मगर इजाबेल अपने स्नाइपर से उसे मौत के घाट उतार देती है। वहीं रॉयस भी एक कुत्ते का गला ही काटकर अलग कर दिया, मगर एक एलियन कुत्ता जैसे ही इजाबेल की तरफ बढ़ने लगा, अचानक उसकी स्नाइपर की गोली खत्म हो जाती है। इतना ही नहीं, वो अपने पिस्टल से उसे शूट करके मारती है, मगर उस पर गोली का कोई असर नहीं हो रहा था। इसीलिए जब इजाबेल को लगा कि अब वो उसके निवाला बन जाएगी, तो उसने खुद को खत्म करने का फैसला कर लिया। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सोचने पर भी मजबूर कर देने वाला था। एक अजीब सा सिटी बजती है और सिटी का आवाज सुनकर वो कुत्ता दुम दबाते हुए वहां से भाग गया। अब ऐसा क्यों हुआ था, इसी चीज को जानने के लिए सभी आगे बढ़ने का फैसला कर लेते हैं कि तभी
मोम्बासा सभी को कहता है, रुको, हम में से एक गायब है। उसी टाइम एक अजीब सी आवाज आती है, बचाओ मुझे। दरअसल यह आवाज कुचिलो का था। सभी आगे बढ़कर देखते हैं कि कुचिलो को जंगल के बीच उसे जख्मी हालत में रखा हुआ था। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर रॉयस एक पत्थर उठाया और उसके करीब जैसे ही फेंका तो पता चला कि यहाँ उनके लिए एक बहुत बड़ा ट्रैप लगाया गया है। अब क्योंकि उन्हें खुद को बचाना था, इसीलिए वे सभी वहाँ से आगे बढ़ गए। अब कुचिलो काफी तकलीफ में था, इसीलिए इजाबेल अपने गन से मारकर उसे हमेशा के लिए सुला देती है। मगर मारने के बाद भी कुचिलो चिल्लाने लगा। दरअसल उसे पहले ही वो ना दिखने वाली चीज मारकर खत्म कर चुकी थी, और जबकि उसके पास काफी एडवांस डिवाइस थी जिसकी मदद से वो स्पीकर का काम कर रहा था जिसमें कुचिलो की आवाज थी। चलते हुए सभी एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर काफी सारे इस प्लेनेट के कुत्ते को मारकर टांगा गया था, जिससे हमें और उन्हें पता चला कि यहाँ इस ग्रह पर जानवर या इंसान कोई भी सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है। कि तभी सभी की नजर वहां पर बंधे हुए एक ऐसी दरिंदे पर जाती है जो बहुत ही अजीब दिखाई दे रहा था। निकोलाई अपने मशीन गन से उस दरिंदे को छुआ। अचानक से वो दरिंदा जाग जाता है जो काफी बौखलाहट में आकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी सभी देखते हैं कि रॉयस यहाँ से भाग चुका है। उसी टाइम अचानक से मोम्बासा के बॉडी के अंदर काफी सारे रॉड घुस जाते हैं और वो उसी वक्त मारा गया। सभी ने यह भी नोटिस कर लिया था कि वो ना दिखने वाला चीज इस जगह पर आ चुका है। सभी खुद को बचाने के लिए उस पर गन से फायर करने लग जाते हैं। दरअसल रॉयस भागा नहीं था, बल्कि वो उस ना दिखने वाली चीज को पहले से ही परख लिया था। जब वो अदृश्य चीज इन पर अपने एडवांस गन से फायर करने लग गई तो वे फौरन सभी झरने से होते हुए पानी में गिर जाते हैं। और अब यहाँ पर दिखाया गया कि सारे अदृश्य चीज सामने आने लगे, जहाँ पता चला कि वे एक ही नहीं बल्कि काफी सारे हैं। उनके साथ वे एलियन कुत्ते भी मौजूद हैं। अगले सीन में बचे हुए सभी सर्वाइवर्स बैठकर आराम कर ही रहे थे कि उसी दौरान इजाबेल कुछ अजीब सा चीज नोटिस कर लेती है। कोई चीज था जो दौड़ते हुए इनके आसपास भाग रहा था, इसीलिए उसे मारने के लिए वे डॉक्टर का चारा बनाते हैं। भागते हुए डॉक्टर जोर जोर से चिल्लाने लगा और वो अजीब सा चीज डॉक्टर के ठीक पीछे थी। जैसे ही वो डॉक्टर को मार देता उसी टाइम इजाबेल अपने गन से शूट कर देती है। पास जाकर देखने पर पता चला कि ये इसी धरती पर रहने वाला एलियन है। रॉयस ने कहा, तुमने अच्छी निशाना लगाया, मगर इजाबेल कहती है, मैं तो चूक गई थी। उसी टाइम अजीब सी आवाज की फुसफुसाहट उन्हें डराने लग जाती है कि तभी अचानक से वही अदृश्य लोग यानी दरिंदे रॉयस के पीछे आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही उसने अपने मास्क को हटाया तो पता चला कि ये भी तो एक इंसान ही है जिसका नाम रोनाल्ड नालेंट था। वो उन सभी को एक ऐसी जगह पर लेकर जाने लगा जहां पर काफी बड़े बड़े कुछ जाइंट स्पेसशिप जैसा दिखाई दे रहा है। सभी को एक छोटी सी सुराग के रास्ते अंदर लेकर जाने लगा। अंदर जाने के बाद रोनाल्ड बताता है कि वो पिछले 3-4 साल से इसी ग्रह पर उन दरिंदे से छिप कर रह रहा है। इसी टाइम यह बात क्लियर हो जाती है कि जिस ट्रैप में यानी शुरू में जो उन्होंने उस ट्रैप का सामना किया था, वो ट्रैप दरअसल रोनाल्ड ने ही लगाया था ताकि वो उन दरिंदों को पकड़ सके। और जिस ट्रैप में कुचिलो फंसा हुआ था वो ट्रैप उन एडवांस एलियन यानी दरिंदों ने लगाए थे। इसीलिए जब रॉयस ने एक पत्थर को जैसे ही उसके अंदर फेंका तो उसमें करंट आने लगी थी। अंदर का बहुत ही बुरा हाल हो चुका था। यहाँ रोनाल्ड ने सभी को बताया कि प्रीडेटर्स ने उन्हें धरती से बेहोश करके पहले अगवा किया और उन्हें सभी को इस अनजान ग्रह पर अपने गेम प्रेसिवर्स में लाकर छोड़ दिया ताकि उनका शिकार कर सकें। लेकिन बात यहाँ शिकार करने जैसा कुछ भी नहीं था। वे दरिंदे अपने ताकत को आजमाना चाहते थे, इसीलिए तो उन्होंने आम आदमी को नहीं बल्कि आर्मी और कुछ ताकतवर कैदी के साथ बुद्धिमान डॉक्टर को भी पकड़ा था, जिससे हमें यह बात अंदाजा भी हो गया कि आखिर कुत्तों के हमलों में जब इजाबेल खुद को मारने का सोचा तो सिटी बजी और सारे कुत्ते भाग गए। दरअसल सिटी उन दरिंदों ने ही बजाई थी। आज से कुछ साल पहले भी ऐसा हो चुका था, जिसमें उस ट्रैप के पास मरा मिला हुआ सिपाही जिसका बहुत बुरा हाल हो चुका था, और रोनाल्ड के साथ ऐसे कई लड़ाका सिपाही इंसान थे जो ऐसे ही मारे गए। लेकिन रोनाल्ड एक आर्मी सोल्जर था, इसीलिए वो बचकर उनसे अपनी जान छुपते छुपाते हुए इस प्लेनेट पर सरवाइव कर रहा है। अब क्योंकि रोनाल्ड काफी थका हुआ था, इसीलिए वो सोने के लिए चला जाता है। इजाबेल और रॉयस दोनों जब आपस में बात कर ही रहे थे, उसी दौरान रॉयस नोटिस करता है वहाँ पर काफी अजीबोगरीब तरह के धुएं आने लगे हैं। यह देखकर रॉयस सभी लोग को जगा दिया और रोनाल्ड अपने बिस्तर से गायब हो चुका था। रॉयस पूरी तरह से समझ जाता है कि रोनाल्ड की यहाँ कोई
चाल थी और अब वे सारे उसके चंगुल में फंस चुके हैं, जबकि यह सच भी था। धुएं से डॉक्टर का हालत बिगड़ने लग जाती है, लेकिन तभी रॉयस देखता है कि रोनाल्ड की मानसिक हालत बिगड़ चुकी है। असल में उसे इस ग्रह पर काफी सालों से रहने की वजह से हुआ था, इसीलिए वो उनका सारा औजार को हथियाना चाहता था ताकि वो किसी तरह इस ग्रह से निकल सके। उन्हें अंदर ही लॉक करके रोनाल्ड यहाँ से भागने लग जाता है, मगर तभी उसके ठीक सामने एक दरिंदा आ गया और उसके माथे पर निशाना लगाते हुए उसके पूरे बॉडी को किसी गुब्बारे की तरह ब्लास्ट कर देता है और पलक झपकते ही रोनाल्ड की मौत हो जाती है। इधर अंदर स्टान दरवाजा जोर जोर से पीटकर उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसी दौरान उधर से दरिंदा उस दरवाजे को बाहर से तोड़ने लगा। यह देखकर सभी की हवा टाइट हो गई। बहुत ही सावधानी से रॉयस दूसरे साइड से फ्लेयर गन चलाकर देखा तो पता चला कि दरिंदा वहां से गायब हो चुका है। इसीलिए अब सभी बाहर निकलकर वहां से भागने की कोशिश करने लग गए। आगे चलते हुए डॉक्टर अपना रास्ता ही भटक जाता है और वो जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर आवाज लगाने लगा, और उसकी यही तो सबसे बड़ी गलती थी। पहले अपने पास रखे हुए फ्लेयर को जलाया जहां उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, मगर दूसरा फ्लेयर को जैसे ही जलाकर फेंका, ठीक उसके सामने वो दरिंदा अदृश्य हुआ खड़ा था और अब वो उसी डॉक्टर की तरफ बढ़ने लगा। उसकी चलने की आवाज सुनकर सभी उसी की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसी टाइम अचानक से वहां पर निकोलाई आ गया और अपने गन से उस दरिंदे को शूट करते हुए डॉक्टर को बचाकर वहां से भागने लगा, लेकिन वो दरिंदा अपने एडवांस गन से निकोलाई पर शूट करके उसे बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है और आगे बढ़कर अपने हाथ में लगे हुए हथियार को उसके सीने में घुसाते हुए निकोलाई को ऊपर उठा लेता है। यह देखकर डॉक्टर किसी तरह अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग निकला, मगर उस दरिंदे की तो यही सबसे बड़ी गलती थी। निकोलाई अपने पास रखे हुए 2 बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया, जिससे एक बहुत ही जोर से ब्लास्ट हो जाता है और निकोलाई के साथ खुद दरिंदा मारा गया। यह देखकर स्टैन बहुत खुश हो जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन तभी अचानक एक और भी दरिंदा स्टैन के ऊपर गन फायर करके उसे वहीं पर इंजर्ड कर दिया। अभी वो दरिंदा रॉयस को शूट करके मार देता। पीछे से स्टैन उस दरिंदे के ऊपर चढ़कर उसे काफी बुरी तरह से घायल करने लगा। इसी चीज का फायदा उठाकर सभी को वहां से भागने का मौका मिल गया, लेकिन अब वो दरिंदा काफी गुस्से में आ चुका था, इसीलिए वो स्टैन की बॉडी चीरकर उसके सिर से नीचे तक की रीढ़ की हड्डी को नोच लेता है। यहीं पर दिखाया गया कि काफी सारे दरिंदे उन्हें मारने के लिए उनके पीछे पड़ चुके हैं और अपने आधुनिक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए पता लगा लेते हैं कि वे किस रास्ते से किधर गए हुए हैं भागते हुए। अब हैंजो को महसूस हो गया था कि उसके पास एक दरिंदा आ चुका है, इसीलिए सभी को आगे भेजकर खुद तैयार हो जाता है। अब क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वे दरिंदे प्रीडेटर्स उनसे लड़ने के लिए ही लाए हैं, तो वो अपने तलवार को निकालकर उससे लड़ने लगा। पहले तो हैंजो पर दरिंदा भारी पड़ रहा था, लेकिन अब हैंजो उसे इंजर्ड करने लगा था। तेजी से आगे बढ़ते हुए हैंजो उसे चीर देता है, जिससे दरिंदा हैंजो के हाथों मारा जाता है, लेकिन तभी पता चला कि हैंजो का भी गला उसकी नुकीली तलवार से कट चुकी थी, जिससे दोनों की मौत हो जाती है। भागते हुए इधर डॉक्टर उस दरिंदे के लगाए हुए ट्रैप में फंस जाता है। यहाँ पर रॉयस बताता है कि इसे अब यहीं पर छोड़कर जाना होगा, क्योंकि यह उनकी एक चाल है, क्योंकि यह ट्रैप उन्हें मारने के लिए नहीं लगाया गया था, बल्कि उन्हें अपाहिज बनाना था ताकि वे भाग ना सकें। लेकिन जब उसे अकेला छोड़कर इजाबेल नहीं जाती तो वो खुद वहां से भाग गया। उसे ट्रैप से छुड़ाकर जैसे ही वहां से निकलने की कोशिश करने लगे, उसी दौरान दोनों दरिंदे की जाल में फंस जाते हैं। इधर दिखाया गया रॉयस वहां से भागकर उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर दरिंदे अपने ही एक साथी यानी अपने एक दुश्मन को बांध कर रखा हुआ था। पता नहीं क्या सोचकर रॉयस उसे कैद से छुड़ा देता है और जैसे ही वो दरिंदा आजाद हुआ, तेजी से आगे बढ़कर रॉयस का गला पकड़ लेता है। असल में रॉयस उसे छुड़ाने के बदले में उसे उसके स्पेसशिप तक लेकर जाने का कहता है और वो अपने सूट तैयार करने के बाद वो उसे होलोग्राम के थ्रू से अपने धरती का लोकेशन बताता है और इसी के साथ में वो उसे अपने स्पेसशिप भी दिखाता है जो पहले ही उस जहाज को अदृश्य किया गया था। लेकिन अब क्लासिक प्रीडेटर के पास सुपर प्रीडेटर्स आ जाते हैं, मगर उससे पहले ही क्लासिक प्रीडेटर उस स्पेसशिप को स्टार्ट कर देता है और दोनों काफी बुरी तरह से लड़ने लग जाते हैं। अब
यहाँ पर यह बात क्लियर कर देता हूँ कि क्लासिक प्रीडेटर और सुपर प्रीडेटर्स दोनों के अलग अलग गुट हैं। सुपर प्रीडेटर्स वे नई और आक्रामक प्रजाति थीं और क्लासिक पुरानी प्रजाति, इन दोनों के बीच संघर्ष चल रहा था। इसीलिए जब रॉयस उसे आजाद किया तो वो उसका साथ देने लगा। यहाँ पर अब सुपर प्रीडेटर उस पर भारी पड़ने लगा था। वो अपने एडवांस गन से उसे शूट कर करके क्लासिक प्रीडेटर को मारने लगा, जिससे वो इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। आगे बढ़कर जैसे ही उसे देखने गया तो पता चला कि क्लासिक प्रीडेटर वहां से गायब हो चुका है और वो तेजी से आकर दोबारा से सुपर प्रीडेटर पर हमला कर दिया। मगर यहाँ पर भी सुपर प्रीडेटर उस पर भारी पड़ गया। उस घायल करते हुए उसे उसके गले से पकड़ लिया और अपने हेलमेट को जैसे ही उतारा उसका भयानक चेहरा दिखाया गया, जो बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। इधर भागते हुए रॉयस देखता है कि स्पेसशिप एक्टिवेट होकर उड़ने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। अब इससे पहले देर हो जाए, रॉयस फौरन से आगे बढ़कर उसमें बैठकर स्पेस में जाने लगा। इधर सुपर प्रीडेटर अपने हाथ में लगी हुई नुकीली हथियार को निकालकर क्लासिक प्रीडेटर का गला ही काटकर उसके धड़ से अलग कर देता है। इधर अब इजाबेल और डॉक्टर दोनों बहुत ही बुरी तरह से सुपर प्रीडेटर के बनाए हुए ट्रैप में फंस चुके थे। यहाँ से दोनों बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन तभी डॉक्टर एडविन अपने पास रखे नाइफ से इजाबेल के चेस्ट पर कट लगा देता है, जिससे अब इजाबेल को लकवा यानी वो बुरी तरह से पैरालाइज्ड होने लग जाती है। दरअसल डॉक्टर एडविन एक सीरियल किलर था। उसे लोगों को मारने में काफी मजा आता था और सुपर प्रीडेटर्स को लगा कि ये भी एक लड़ाकू है, इसीलिए उसे भी उठा लाए। अब सोचने वाली बात यह था कि इजाबेल पैरालाइज्ड क्यों हुई। दरअसल कहानी के शुरुआत में जब निकोलाई उस टॉक्सिक पौधे को छूने वाला था तो एडविन ही उसे रोककर अपने नाइफ से उसे छुआ था और उसका जहर अभी तक उस नाइफ पर लगा हुआ था और जैसे ही इजाबेल के बॉडी में प्रवेश किया वो पैरालाइज्ड होने लग गई। इधर एलियन शिप यानी जिसमें रॉयस था वो अब उड़ने लगी थी, लेकिन तभी सुपर प्रीडेटर आगे बढ़कर उस जहाज को एक्टिवेट करके उसमें लगाए हुए बॉम्ब को ब्लास्ट कर दिया, जिससे रॉयस के साथ पूरा जहाज ही धमाके में उड़ जाता है। इधर अभी जैसे ही डॉक्टर एडविन इजाबेल को पूरी तरह से जान से मार देता उसी टाइम वहां पर रॉयस आ जाता है। असल में रॉयस को पहले से ही भनक लग चुकी थी कि कुछ गलत होने वाला है, इसीलिए वो शिप पर नहीं चढ़ा। उसे देखते ही एडविन नॉर्मल बिहेव करने लग जाता है। दोनों को खींचते हुए रॉयस गड्ढे से बाहर निकाल लिया, मगर इस बार एडविन अब रॉयस को भी पैरालाइज्ड करने की जैसे ही कोशिश की, फौरन से पीछे मुड़कर रॉयस उसी चाकू को एडविन के गले में घुसा दिया, जिससे अब एडविन तड़प तड़प कर मर जाता है। कुछ टाइम के बाद जब सुपर प्रीडेटर जैसे ही एडविन के पास आकर उसे पलट कर देखने की कोशिश किया, अचानक वहां पर एक बड़ा धमाका हुआ, जिससे वो काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। दरअसल यह ट्रैप रॉयस ने ही लगाया था और अब खुद रॉयस उसके सामने आ जाता है और वहां पर आग लगाकर उसे बुरी तरह से गुमराह करने लगा, क्योंकि प्रीडेटर्स का देखने का नजरिया इंसानों की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। इसीलिए रॉयस पहले उसे काफी ज्यादा ही मारता है। इस बार वो उसके रॉयस का धड़कन को महसूस करते हुए उस पर फायर कर देता है और अब दरिंदा रॉयस को मारने लगा। इधर इजाबेल अपने स्नाइपर को नीचे पड़ा हुआ देख लेती है, लेकिन उसे खुद पैरालाइज्ड होने की वजह से उसके हाथ काम नहीं कर रहे थे और इधर दरिंदा रॉयस को गले से पकड़कर ऊपर उठाया और जैसे ही अपने नुकीली हथियार से उसे मारने गया, अचानक इजाबेल उसे शूट कर देती है, मगर बदले में दरिंदा अपने औजार चलाकर मारा, जो सीधा जाकर उसके कंधे पर लगा। यह देखकर अब रॉयस काफी गुस्से में आ गया और उसी का कुल्हाड़ी को उठाकर उसका गला काट देता है, जिससे सुपर प्रीडेटर का सर उसके धड़ से अलग हो गई और वो वहीं पर मारा गया। यहाँ से सीन शिफ्ट करके सुबह का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ रॉयस और इजाबेल दोनों बच चुके थे। इजाबेल अब धीरे धीरे लकवा से नॉर्मल हो रही थी। वहीं दोनों ऊपर आसमान में देखते हैं कि ठीक उन्हीं लोगों के जैसा फिर से पैराशूट्स के जरिए लोग गिरने लगे हैं। यानी अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ। यह तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। जैसे ही रॉयस ने कहा अब घर लौटने का रास्ता ढूंढते हैं, उसी टाइम ये कहानी अभी के लिए खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।